नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज किसान की तमाम समस्याएं होती हैं, कई चीजों पर वो कंफ्यूज होते हैं। आज उन सभी कंफ्यूजन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए धानुका ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर आरजी अग्रवाल जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही मेरे सहयोगी देवेंद्र भी मेरे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है, ये धानुका ग्रुप की आपने कैसे शुरुआत की, किस तरीके से आप इस मुकाम तक इस ग्रुप को लेकर पहुंचे? देखिए, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जाएं, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और हम अपनी ज़रूरत का अनाज भी पैदा नहीं कर पाते थे और हम अमेरिका से PL 480 में भीख में मांग कर खाने को मजबूर थे। हमारी फूड सिक्योरिटी शिप टू माउथ हुआ करती थी। उस समय 1965 की वार हुई। हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंक शेवर जेट्स का कब्रिस्तान बना दिया। अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री से कहा आप लड़ाई बंद करें। उन्होंने जवाब दिया कि आप पाकिस्तान से कहिए कि वो लड़ाई बंद करें। उन्होंने लड़ाई शुरू की। अमेरिका ने धमकी दी कि हम आपको गेहूँ सप्लाई नहीं करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय नारा दिया, जय जवान जय किसान। सोमवार को सबको व्रत करने के लिए कहा। सारे होटल ढाबे सब लोग बंद रहते थे। उन्होंने 2 बैलों की हल्की जोड़ी लेकर खुद प्रधानमंत्री हाउस में लॉन उखाड़कर गेहूं बोया। मैं उनसे बहुत प्रभावित था। हमारे परिवार में 100 साल से ख़ानदानी काम कपड़े का रहा, लेकिन मैंने अपने पिताजी को बता के ये फैसला किया कि मैं कृषि के क्षेत्र में काम करूंगा और देश में हम अपना अनाज खुद पैदा कर सकें और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो इस प्रकार से मैंने अपना कैरियर एग्रीकल्चर में बनाया। सर, इसी कड़ी में यदि हम इस सवाल की कड़ी में एक और सवाल जोड़ें कि यदि उस वक्त शुरुआत ना होती कीटनाशक की, तो अभी हम फसल के मामले में, कृषि के मामले में कितने पीछे रहते? देखिए, उस समय ये जो हरित क्रांति हुई उसका फ़ायदा ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में हुआ, क्योंकि उस समय नई वैरायटीज़, ड्वार्फ वैरायटीज़ आई, फर्टिलाइज़र आया, खाद आया, पेस्टिसाइड आए, तो उसी से हमारी पैदावार बढ़ी। इसमें तीनों का रोल है। पानी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि भाखड़ा डैम बना तो उससे पानी मिला। ये सब चीज़ों ने मिलकर हरित क्रांति करी। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ की कमी रहती तो शायद हम हरित क्रांति में उतने कामयाब नहीं हो पाते। और जो हमने 60s में हरित क्रांति की शुरुआत की और उसके बाद हम कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज हम भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम अपना अनाज खुद पूरा ज़रूरत का उगा रहे हैं। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं और हम विदेशों को भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। तो ये सब उस हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे जो इस कृषि के क्षेत्र में बदलाव होते गए, क्रांतियाँ होती गई, तो उस क्षेत्र में इन सभी इनपुट का योगदान रहा है। बिल्कुल सर, देखा जाए धानुका ग्रुप जो है हर एक वर्ग के लिए कार्य कर रहा है, कोई डाउट नहीं है, किसान के लिए बहुत काम हो रहा है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी, अगर मैं किसानों को 3 वर्गों में बांट दूं, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, तो धानुका ग्रुप गरीब वर्ग के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, आज जो डेटा है उसके हिसाब से 85% किसान स्मॉल और मार्जिनल है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। आज हम उनको ज्ञान पहुंचाने के लिए हमने ICR के साथ MOU किया। हमने वीडियो बनाई जो हम उन किसानों तक पहुंचाते हैं और उनको बताते हैं कि वो अपनी खेती की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे 2000 बच्चे फील्ड में काम करते हैं, जो किसानों के खेत पे जाके प्रदर्शन करते हैं। फिर वहाँ मीटिंग करके किसानों को बताते हैं कि ये नई तकनीक से देखिए कितना फ़ायदा है, कितनी पैदावार बढ़ रही है। तो आज बड़े किसानों के पास तो सब कुछ है,
उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन असली समस्या जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा हमेशा बड़े किसानों को मिलता है, लेकिन हम ज़्यादातर छोटे किसानों के साथ काम करते हैं। सर, एक नकली और असली का एक बड़ा सवाल है, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन धानुका किस तरह से जागरूक कर रहा है किसानों को, जिस तरह से कितनी बड़ी टीम है और किस तरह से उनको हम जागरूक कर पाते हैं? देखिए, हमने जैसे आईसीआर के साथ जो एमओयू किया है, हमने ये पोस्टर भी बनाए जिसमें आप देख रहे हैं असली नकली, कि हमने वीडियो बनाया जिसमें हम किसान से कह रहे हैं कि असली नकली का फ़र्क उसको समझना पड़ेगा। असली आज क्यूआर कोड, सब अच्छी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स पे क्यूआर कोड लगाना शुरू कर दिया। तो हम किसान को दो बातें कहते हैं, एक तो स्मार्टफोन से क्यूआर कोड को स्कैन करे तो उसको असली नकली का पता लगेगा, और उसके साथ उस कंपनी की वेबसाइट भी खुल जाएगी, तो उससे जो भी जानकारी चाहिए उसको मिलेगी। दूसरा, हम किसान को कह रहे हैं जो भी खरीदे बिल से खरीदे, इससे अगर नकली माल होगा तो उसको बिल नहीं मिलेगा, और इस प्रकार सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी प्रकार एक हमने आईसीआर के साथ ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए जानकारी दी है कि किसान को सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको बायो फर्टिलाइज़र, उसको हरित खाद, उसको कंपोस्ट का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो ज़्यादा पैदावार ले पाएगा। ये बात तो सर आपने क्यूआर को लेकर कर ली। काफ़ी सारा किसान की मैं बात करूं ऐसे भी होते हैं डिजिटल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि फ़ोन कैसे चलाना है, क्यूआर कैसे स्कैन करना है, तो आप उनके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, आज क्यूआर कोड स्कैन करना, हमारे लोग क्यूआर कोड स्कैन करके दिखाते हैं, बहुत आसान है। आप अपना स्मार्टफोन लीजिए, क्लिक कीजिए और आपको असली नकली का सिग्नल। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, देखिए, आज उसके लिए बिल से अगर वो ले, तो अगर आज स्मार्टफोन भी नहीं है और वो डीलर से इंसिस्ट करे कि मुझको बिल चाहिए, तो बिल असली होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से धरती पुत्र है किसान, अन्नदाता है, लेकिन प्रतिवर्ष लगभग 11,000 किसान आत्महत्या कर लेता है, केवल और केवल इसी कारण के नकली और असली दवा की पहचान ना होना और फसल खराब होना, नुकसान होना, उसके बाद आत्महत्या करना। कितना बड़ा रैकेट है ये नकली असली का, और कैसे रोका जा सकता है? सर देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा, आज 11,000 किसानों की आत्महत्या की बात करें तो मुझे रोना आता है कि हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। किसान आत्महत्या मजबूर होकर करता है, कोई भी आत्महत्या नहीं करता। किसान कर्जा लेता है, अगर उसको प्रॉपर चैनल से नहीं मिलता तो उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। जब ब्याज देके वो कर्जा लेके आता है, और जब खाली पेस्टिसाइड्स की बात नहीं है, खेती में जो भी उत्पाद यूज़ होते हैं, चाहे बीज है, चाहे फर्टिलाइज़र है, चाहे बायोस्टिमुलेंट्स हैं, चाहे कीटनाशक हैं, सब कुछ नकली है। और ये आप देखिए, हमने कितनी रेड्स दिलवाई, दिल्ली में रेड हुई, हरियाणा में हुई, इधर हमने यूपी में रेड्स कराई, और कितना ही हजारों करोड़, लाखों करोड़ का ये नकली का रैकेट है। पीछे राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने खुद टेम्पो में बैठ के करीबन 3 दर्जन फैक्ट्रियों में उन्होंने रेड करी, जहाँ से 2 लाख बैग फर्टिलाइजर नकली बन के, जो मार्बल का चूरा होता है उसको काला रंग के डीएपी के बोरों में भरा जा रहा था, पिंक रंग के पोटाश के बोरों में, और ग्रे कलर करके सुपरफास्ट के बोरों में। हापुड़ के अंदर 1 लाख खाली कट्टे बड़ी कंपनियों के पकड़े गए। डीएपी जो 1350 रुपये बैग का किसान को मिलता है, जबकि सरकार को 5,000 रुपये का बैग पड़ता है। सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसमें अगर नकली मिलता और किसान की फसल बर्बाद हो जाती, उसकी पैदावार नहीं होती,
और जब कर्जदारों का पैसा देना होता है और वो उस प्रेशर को नहीं सह पाता, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि मजबूरी में आके वो आत्महत्या कर लेता है। तो आज इस बात पे मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ ऐसा हो तो मुझे रोना आता है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद भी हम जो हमारा पेट भरते हैं उनके लिए जो कुछ हमें करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत कानून बने हुए हैं, लेकिन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सर आपने सवाल का जवाब दिया, आपका चेहरा मैं देख पा रही हूँ, आंखें देख पा रही हूँ, नम हो गई इस सवाल का जवाब देते रहते, क्योंकि किसान जो है हमारा अन्नदाता है। हम सभी डायरेक्टली जो है किसान पर निर्भर हैं। अगर किसान फसल नहीं बोएगा तो हम खाएंगे क्या। फिलहाल जिस तरीके से सरकार जो है किसान के लिए लगातार जो है योजनाएं बना रही है, वो योजनाएं कितनी हेल्पफुल हैं? देखिए, सरकार योजनाएं बना रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा सिर्फ बड़े किसानों का होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। जब भी सरकार की कोई स्कीम आती है वो फार्म भर के उसका फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन छोटे किसान जो बेचारे अनपढ़ हैं उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। सरकार को सारी स्कीमें बंद कर देनी चाहिए, और जो सरकार गरीब किसान को डीबीटी के माध्यम से दे उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उसका फ़ायदा सभी किसानों को मिलेगा। सर, एक नकली और असली के बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को ही दोहरी मार नहीं लग रही, बल्कि सरकार के रेवेन्यू को भी कहीं ना कहीं सेंध लगाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से कहता हूँ कि हम ग्लोबल नॉर्थ से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, वो डेवलप मुल्क हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ में जो हमारे जैसे मुल्क हैं, हमारा पड़ोसी देश चाइना है जहाँ की लैंड होल्डिंग हमारी जैसी है, उनकी कृषि से आमदनी हमारे से 3 गुना ज़्यादा है, जबकि खेती की ज़मीन हमारे देश में ज़्यादा है चीन के मुकाबले, बारिश हमारे देश में ज़्यादा है चीन के मुकाबले, फिर भी जीडीपी 1/3। अगर किसान चाइना का 3 गुना पैदावार कर सकता है, तो हमारे किसान को अगर सही इनपुट मिल जाए तो हमारे देश का किसान भी चमत्कार कर सकता है। किसान को सहूलियत नहीं है, आज उसको रखने के लिए कोल्ड चेन नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक हम ये सारी फैसिलिटीज़ किसान को नहीं देंगे, ठीक है, तो हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा कि किसान की आमदनी का नुकसान ना हो और उसकी आमदनी बढ़े। बिल्कुल, देखा जाए सर, किसान जो है हर एक मौसम में कार्य करता है। फिलहाल ये बात तो रही किसान की परेशानी की। कहते हैं कि किसान परेशान है, किसान की तरफ से बार बार आंदोलन भी किए जाते हैं, बार बार अपने लिए मांगी भी की जाती हैं, पर सवाल यही हो जाता है उनके लिए सुनवाई कितनी हो रही है। फिलहाल मैं धानुका ग्रुप के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत बड़ा ग्रुप है और अच्छे से कार्य भी कर रहा है। फिलहाल जो धानुका ग्रुप है, आपने बताया कि आप किसान को जागरूक कर रहे हैं, पर जो जागरूक कर रहे हैं, क्या आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मंथली, वीकली या फिर ईयरली? किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमने एक धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर बनाया है पलवल में, जहाँ 100 किसानों को बैठने का एसी हॉल है। वहीं 100 किसानों के खाने के लिए पेंट्री है, 11 लेबोरेटरीज़ हैं। हम किसानों को मिट्टी की जांच, पानी की जांच करके उसको बताते हैं कि उसको किस प्रकार से अपनी खेती करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करना है। आज हमारी ज़मीन का बायोमास बहुत कम हो गया है। बायोमास बढ़ाने के लिए उसको हरित खाद खेत में डालनी है, बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं। हमारे 2000 बच्चे फील्ड्स में काम करते हैं, जो गांव-गांव में जाके प्रदर्शन करके किसानों को जानकारी देते हैं। ये कोई मंथली या डेली या ईयरली का काम नहीं है, खेती का काम रोज़ का है। लाखों रुपया, यहाँ तक कि IIT, IIM के बच्चे छोड़कर खेती में आ रहे हैं। 10-10 लाख रुपया एकड़ अनार से कमा रहे हैं। आज हमारे देश से इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत देखना है तो ग्रामीण इलाके में देखें, गाँवों में देखें, और गाँवों का इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र है। लेकिन सरकार कहती है कि 2 गुना इनकम बढ़ाएंगे। तो अभी कितना वक्त आपको लग रहा है कि किसान को 2 गुनी जो दाम है वो मिल पाएंगे? अभी कितना वक्त और लगेगा और कितनी ज़रूरत है? देखिए, 2 गुना दाम की बात नहीं होती है, आज दुगनी इनकम करने की बात है। और इनकम होगी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से।
अगर आज हम अपने देश की 100% जीडीपी को देखें कृषि से, तो 1/3 अनाज से आती है, 1/3 हॉर्टिकल्चर क्रॉप से आती है और 1/3 डेयरी फिशरी पोल्ट्री से आती है। तो आज डिमांड जो है सीरियल्स की कम हो रही है, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल और पोल्ट्री, मिल्क, इन सब की बढ़ रही है। तो किसानों को मिक्स खेती करनी होगी, उसको अनाज के साथ साथ फल सब्जियां भी लगानी होगी, उसको पशु भी पालने होंगे। ऑर्गेनिक की भी बात होती है, ऑर्गेनिक किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को लेकर प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि और किसान ऑर्गेनिक खेती में आए। देखिए, आज लंका में क्या हुआ 4 साल पहले, उन्होंने ऑर्गेनिक किया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड बंद कर दिए और जो टीवी में देखा कि भूखी जनता ने प्रेसिडेंट हाउस में हमला कर दिया। आज ऑर्गेनिक अच्छी बात है, जो कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। आज मैं उसका कंपैरिजन 5 स्टार होटल से करता हूँ। आज देश में 5 स्टार होटल की आवश्यकता है, लेकिन कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आज किसानों का कहना है कि हम ऑर्गेनिक करते हैं तो हमारी पैदावार 30-40% कम हो जाती है। तो उस 30-40% अगर पैदावार कम हो गई तो देश में खाने को कहाँ से आएगा। तो आज इसके ऊपर बहुत गहन रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी फर्टिलाइज़र की सब्सिडी पॉलिसी ऐसी रही कि हमने यूरिया पे ज़्यादा सब्सिडी दी तो किसानों ने ज़्यादा यूरिया डाला। अगर सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आती है जिसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो फिर किसान सभी न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा। और सब्सिडी बंद करके, पहले भी मैंने कहा कि किसान को सरकार को जो देना है वो डीबीटी के माध्यम से दे और उसको फ्रीडम दे कि उसको जैसी खेती करनी है जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके और देश की भी ज़रूरत को पूरा कर सके। जो चीज़ अच्छी है, पानी का लेवल डेंजर जोन में आ गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, वहाँ धान की बुआई को बैन करके वहाँ कंपलसरी ऑयल सीड और पल्सेस की खेती करानी चाहिए। हम 40-50 हज़ार करोड़ खाने की दाल मंगा रहे हैं बाहर से। हम अपनी ज़रूरत का ये सारा सामान खुद पैदा कर सकते हैं अगर हमारी नीतियाँ इस किस्म की हो जो किसान को सपोर्ट करे। हमारी कृषि के बारे में बच्चों को स्कूल में 9वीं क्लास से शिक्षा में कृषि के बारे में बताया जाना शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जब वो बड़े हों तो कृषि की महत्ता को समझें और कृषि के साथ साइंस को जोड़ सकें। हम अपने बजट का सिर्फ 0.7% R&D पे खर्च करते हैं, जब इजराइल और अमेरिका जैसे दूसरे मुल्क 4 से 5% अपने बजट का R&D पे खर्च करते हैं। जब तक हम विज्ञान पे खर्च नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, अभी देखा जाए अभी साल 2026 चल रहा है, आपको क्या लगता है किसान के लिए कब तक इस तरीके से कार्य होगा? और जो किसान हम कहते हैं, किसान बोलता है कि परेशान है और हम एसी में बैठे हैं, अभी फिलहाल बातचीत करें। किसान खेत में खेती करता है, धूप हो बारिश हो हर समय वो काम करता है, किसके लिए? जनता के लिए। हम किसान पर निर्भर है, फिर भी किसान परेशान है। आखिर वो समय कब आएगा कि जब हम कहें कि किसान खुश है? खेती में बहुत सी बातें किसान के हाथ में नहीं होती। अगर समय पे वर्षा ना हो या अधिक वर्षा हो जाए, जैसे आपने शुरू में कहा कि मंडी में उसकी फसल भीग जाती है, तो सरकार ने इंश्योरेंस शुरू किया है, लेकिन उसका जिस प्रकार से फ़ायदा किसानों तक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 में भारत को विकसित देश बना देंगे। वहाँ किसान का कितना बड़ा योगदान रहने वाला है और क्या ये संभव हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? देखिए, अगर हमें विकसित भारत को बनाना है तो वो रास्ता जो है ना, सड़क, वो किसानों, गांवों और खेतों के बीच से होके जाएगी। अगर हमने इनको प्रगति नहीं करी तो विकसित भारत नहीं बन सकता। विकसित भारत का रोड गांवों से, किसानों से, खेतों के बीच से होके जाना है। अगर खेती की आमदनी बढ़ेगी तभी इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि कंजम्पशन तभी बढ़ेगा। अगर किसान के पास पैसा आएगा तभी वो गाड़ी खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा,
कपड़े खरीदेगा, घर बनाएगा और चीज़ें खरीदेगा, शादी करेगा बच्चों की। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ खर्च करेगा? अगर किसान नहीं खर्च करेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस सब का जो मेन ग्रास रूट लेवल है वो खेती है। खेती में तरक्की होगी तो विकसित भारत बनेगा। अगर खेती में हम तरक्की नहीं कर पाए तो विकसित भारत हो सकता, मैं गलत भी हूँ, लेकिन शायद 2047 तक वो सपना हम पूरा ना कर पाएँ। मैं और प्रिया जब आपसे बात कर रहे तो आप कह रहे हैं हमने बहुत R&D की, हम किसानों के बीच में गए, हमने बहुत जागरूक कर रहे हैं किसानों को। आपको कौन से राज्य का किसान सबसे जागरूक इस वक्त लग रहा है? देखिए, किसान की जागरूकता की बात करें तो आज अगर हम देखें तो आंध्रा तेलंगाना है, मध्य प्रदेश में अभी बहुत तरक्की हो रही है, पैदावार यूपी में भी काफ़ी बढ़ रही है। तो जहाँ जहाँ हर प्रदेश में जहाँ जहाँ किसान को ज्ञान होता जा रहा है या नई जनरेशन पढ़ लिख के आ रही है तो वहाँ वहाँ तरक्की हो रही है। हर स्टेट में मतलब ऐसे किसान हैं। आज यूपी का एग्जांपल दें तो वो गन्ने की पैदावार 84 टन एवरेज की है। ईस्ट यूपी में जाएंगे तो 50 टन भी है। वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो ऐसे भी किसान हैं जो 150-200 टन तक पैदावार कर रहे हैं। तो जो 50 टन वाले किसान हैं उनको 150-200 टन किसान वालों से मिलवा दें और आपस में वो एक दूसरे से चर्चा करके बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये किसान अगर 200 टन ले रहा, हमारे यहाँ जातिवाद है, एक किसान की बात दूसरा किसान जल्दी से अच्छे से समझेगा और वही काम हम करते हैं। हम हरियाणा के 500 किसानों को कपास की खेती के बारे में बताने के लिए गुजरात ले गए। हरियाणा सरकार ने सिर्फ उनकी आने जाने की ट्रेन का टिकट का खर्चा दिया और उनको वहाँ ठहराने का और किसानों के बीच, खेतों के बीच घुमाने का वो सब खर्चा हमारी कंपनी ने किया था। तो ऐसे ही हम तमिलनाडु के किसानों को उड़द की फसल आंध्रा में दिखाने के लिए लाए बस से अपने पैसे के खर्चे के ऊपर। वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे, उसमें हम वैज्ञानिक लोगों को भी लाए और हमने उनको दिखाया, देखो आंध्रा में कितनी पैदावार हो रही है, और वहाँ से वो टेक्नोलॉजी तमिलनाडु गई। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हम करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, प्लानिंग कहावत है, तो हम ले जाकर दिखाते हैं। आज पलवल में हमारा सेंटर है, हम अलग अलग जगह से लोगों को, डीलरों को, किसानों को, वैज्ञानिकों को बुला के अभी हमने वहाँ पर किसान दिवस भी किया था, जहाँ पे पिछले साल विपुल गोयल जी आए थे, हरियाणा के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। अपने मनोहर लाल जी ने उसका उद्घाटन किया था। खुद मनोहर लाल जी ने अपने हाथ से ड्रोन उड़ाकर देखा कि ये ड्रोन कैसे उड़ता है। तो हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जी सर, अब मैं चाहूंगी, देखिए समय इजाजत दे रहा है, आप एक लास्ट संदेश किसान को दीजिए। मैं किसान को हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, किसान भाइयों, धोखा मत खाओ, सस्ते के चक्कर में मत जाओ। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप बिल से अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनियों के उत्पाद खरीदें, उसको सही प्रकार से रिकमेंडेशन है उस प्रकार से खरीदें। हमारा भी फ्री कॉल सेंटर है, भारत सरकार का भी फ्री कॉल सेंटर है, KVKs हैं, ICAR के इंस्टीट्यूशंस हैं, कृषि विद्यालय हैं, हमारे 2000 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। सलाह लेके सही प्रकार से खेती करेंगे तो उनकी आमदनी वाकई में बढ़ेगी। और 3 साल में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम अपने किसानों तक नई टेक्नोलॉजी दे पाए, उनको क्वालिटी इनपुट दिला पाए, उनके मार्केटिंग की समस्या दूर कर पाए, तो 3 साल में आमदनी दुगनी जरूर होगी। फिलहाल हमने इस कार्यक्रम में किसान के बारे में बातचीत की, किसान की समस्या के बारे में बातचीत की, और मुझे जितना लगता है कि देवेंद्र, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। और फिलहाल समय की कमी है, हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।